एंग्लो सिख वॉर में हम स्टडी करेंगे जो अंग्रेज़ों और सिख के बीच वॉर हुई थी। दो मेनली वॉर हुए थे एंग्लो सिख वॉर। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको स्टडी करेंगे। पहले हम इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एंग्लो सिख वॉर में एक्चुअली में हुआ क्या था। अगर आप एंग्लो सिख वॉर को देखो तो बेसिकली इसमें अफ़गान का भी एक इन्फ्लुएंस दिखता है। एंग्लो सिख वॉर में कोई भी वॉर होती है तो उसके बीच में दो पार्टीज़ होती हैं। पहला एक तो जो सिख हुए और दूसरा यहाँ पे पार्टी है ब्रिटिशर्स। तो पहले हम देखेंगे इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, क्यों लड़ रहे थे, कारण क्या था, कॉज क्या था, किस लिए लड़ रहे थे, कहाँ पे लड़ाई हुई और क्या क्या इसमें शर्तें थी। और मेनली जो लड़ाइयाँ होती हैं राजा और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में, राजा जो पहले से स्थापित है उस जगह पे, वो किस लिए लड़ता है कि मेरी सोवर्निटी बनी रहे, जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ उसकी एक अथॉरिटी रहे और मेरा एक सॉवरिन हो। पहले तो सॉवर्निटी खोजते हैं मोनार्की में, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो सॉवर्निटी देखता है अपनी कि अपना जो टेरिटरी है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स एक्चुअली में हर जगह इन्वेड करते थे। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डिफरेंट मतलब पैतरे अपनाते थे किसी तरह उनके इस सॉवर्निटी को इंक्रोच करें थ्रू द उनको मिलिट्री सपोर्ट दें या फिर उनकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी वो अपना दखल देते थे। तो ये जाहिर था कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है अगर देखें तो सिक्स में बेसिकली अगर आप देखो 1765 में जब अहमद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है उसके बाद से काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जो लड़ाई होती है तो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है और कहा जाता है कि अहमद साहब दाली जो था इस पंजाब वाले रीजन से, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से ही आया था, तो जो नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर है वो काफ़ी एक क्रूशियल फ्रंटियर है और इसमें काफ़ी इन्वेजन इसी साइड से हुए हैं। अगर देखें तो यहाँ से आपके नॉर्थ वेस्ट से ग्रीस आए, कुशान वाले और जितने भी अरब के लोग हैं वो इसी के थ्रू एंटर करते थे। तो ये काफ़ी क्रूशियल रीजन था और यहाँ पे अफ़गान भी थे। इस पार्ट में आपको अफ़गान दिखेगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया उस समय एक ही था। तो बिफोर 1947 की बात करें तो अफ़गान एक काफ़ी एक बड़ा कबीलाई क्षेत्र था। तो उसमें कबीले जो थे उनके अंदर एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो ब्रिटिशर्स क्या दिख रहे थे कि ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक तो थ्रेट उन्हें दिख रहा था, जो फ्रेंच के लोग थे वो काफ़ी अफ़गान में अपना एक प्रभुत्व बना के रखे थे। रशियंस भी अफ़गानिस्तान में अपना एक इन्फ्लुएंस बनाना चाहते थे। तो एक फ्रैंको रशियन इन्वेजन जो था उसको रोकना चाहते थे। तो उन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, इसको उन्होंने बोला फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी का कहना ये था कि हम लोग अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाएंगे ताकि जो हमारे ये जो ब्रिटिशर्स का पार्ट है इस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना आए। तो इसके लिए इन्होंने एक अफ़गानिस्तान को बफर बनाया अपने लिए ताकि खुद ये सुरक्षित रह सके। तो इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहाँ पे एक लेजिटिमेट रूलर था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद। तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद को किसी तरह पैतरा लगा के उसे हटा तो दिया और वहाँ पे सात शुजा को बैठाया, लेकिन फिर भी वो सात शुजा काफ़ी दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि जो कबीलाई लोग थे उसे मानते ही नहीं थे अपने लेजिटिमेट रूलर। तो बाद में जाके वापस उन्हें दोस्त मोहम्मद को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो यहीं पे नज़दीक है सिख, तो पंजाब का क्षेत्र, तो ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ रहता है इसकी पॉलिटिक्स से। और यहाँ से देखिए रंजीत सिंह का भी अफ़गान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चलता था क्योंकि टेरिटोरियल ही एक प्रॉब्लम होती है इंटीग्रिटी कि आप कौन सी टेरिटरी अफ़गानिस्तान की होगी या पाकिस्तान की जो भी है, तो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए लड़ते थे। तो इसमें अगर पार्टीज़ कैरेक्टर्स हम देखें तो कौन कौन से कैरेक्टर्स इस पर मेन हैं। अगर आप कैरेक्टर्स में देखो तो पहले आते हैं राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह की बात करें तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रोल है इनका इसमें, क्योंकि इन्होंने जो 12 मिसल में बटा हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा जो प्रोमिनेंट और पावरफुल मिसल था वो इन्हीं का था। सुकेर चकिया मिसल बोलते हैं वहाँ पे। तो इन्होंने इसे काफ़ी कन्फाइन करके रखा था। बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने जीता भी, जैसे अमृतसर, लाहौर, कश्मीर, जम्मू, इन सब क्षेत्रों को इन्होंने अपने में मिलाया। तो इनका एक रोल अच्छा होता है, बनता है। दूसरी आती है रानी जिंदल, ये इनकी यंगेस्ट वाइफ थी और बाद में इनका एक लवर भी होता है लाल सिंह। तो लाल सिंह का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें।
तो रानी जिंदन को आप देख सकते हैं, रानी जिंदन कौर। उसके बाद से देखें इसमें तो और इसमें है जो इसमें देखें, हाँ ये है आपके शेर सिंह। शेर सिंह का भी रूल आता है आफ्टर रणजीत सिंह के बाद। उसके बाद से ये है राजा दिलीप सिंह, ये माइनर सन थे। और इसमें देखिए ये है हमारा उसके बाद से फर्स्ट में आपको ये इसका इम्पोर्टेंट रोल दिखेगा। दिस वन चार्ल्स मेटकॉल्फ। चार्ल्स मेटकॉल्फ ने अफगान वाले वॉर में भी लड़ा था, इसने भी काफ़ी स्ट्रैटेजी अपनाई वहाँ पे, और ये सिख वाले रीजन में भी ये एक्टिव रहा। उसके बाद से देखिए तो ये है लास्ट में लॉरेंस। लॉरेंस ब्रदर में ये जेम्स लॉरेंस है, इनके भाई हेनरी लॉरेंस भी बाद में आते हैं, लेकिन इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन सारी चीज़ों में। तो ये हो गए कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं क्षेत्र, देख लेते हैं कि एंग्लो सिख में जो पंजाब का जो रीजन है, तो वहाँ पे क्योंकि अभी जो हम लोग देखते हैं पंजाब, तो पंजाब पाकिस्तान का भी पंजाब इंक्लूडेड है, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान का पंजाब था वो इंक्लूडेड था बिफोर ब्रिटिशर्स। अभी जो है जो पंजाब वाला है हिस्सा लाहौर वहौर वो पाकिस्तान में है, लेकिन रणजीत सिंह जब रूल कर रहे थे तो पूरे पंजाब प्रांत में जो अभी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है वहाँ पे रूल करते थे। तो यहाँ पे एक जो स्केच में ये दिखा देता हूँ एक बार। इस पे स्केच में क्या था, जो रेड कलर का जितना ये पार्ट है इसका था मतलब कि ये अभी ब्रिटिशर्स नहीं शासन कर रहे हैं। तो ये टाइम कब चल रहा है, 1797। तो ये डेट आप याद रखो 1797। और यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखें तो जो एलोइस पार्ट है उसमें ही ब्रिटिशर्स हैं, कलकत्ता, बनारस, इधर आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में, मद्रास में, मैसूर में। फिर आप यहाँ देखो, क्योंकि अगर 1797 आप देखो तो 1799 तक आप देखो जो टीपू सुल्तान मरता है 1799 में, और इस समय लड़ाई हो रही थी मैसूर वाले में, तो इन्होंने मैसूर को कैप्चर कर चुका थे ये अंग्रेज। तो उसके बाद से आगे आप देखो तो मैसूर कैप्चर हो चुका है, और मद्रास वाला रीजन भी, ट्रीटी ऑफ मद्रास भी हुआ था, इन्होंने कैप्चर कर लिया है। फिर इधर अवध का जो क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र भी इन्होंने कैप्चर कर चुके हैं। अब अगर हम नीचे आए तो ये 1840 का पार्ट है, 1840। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जाके लाहौर को भी कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये लाहौर भी कैप्चर्ड है, अभी लाहौर भी कैप्चर्ड है, यानी कि ये जो पार्ट है अभी किसके पार्ट में है, तो अंग्रेजों के पार्ट पे। यानी कि जो ये एनेक्सेशन हुआ होगा कब हुआ होगा, 1840 से लेके 1840 से लेके किसके बीच में, 1800 ये कौन सा है, ये दिस वन इज 1857, यानी इसी बीच में हुआ होगा, क्योंकि यही लाहौर कैप्चर्ड हुआ है यहाँ पे। और जो हमारा 1797 यानी 99 के पहले ये मैसूर के एरिया में धीरे धीरे लड़ाई चल रही थी उस समय, 99 फिर धीरे धीरे करते 1815 तक आते आते पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं लोग मैसूर को। तो ये कैरेक्टर्स हो गए, ये हमने देख लिया कि एक रफ पीरियड कब से कब चल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका जो मैप देख लेते हैं। जो पहला सिख वॉर हुआ था तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी। एक जो आप देखो इसमें जालंधर दोआब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बाद में इसका भी एक रोल आता है। ये बारी दोआब है, यहाँ पे आपको अमृतसर दिख जाएगा। ये लाहौर जो अभी पंजाब में है, पाकिस्तान में है। ये मुड़की, दिस वन इज़ फिरोज शाह, फिरोजपुर। ये एलवाल, लुधियाना, बुंदवाल, रूपर, सिरहिंद, अम्बाला। ये है मालवा, अम्बाला आपको दिल्ली से कनेक्ट करता है। ये सतलज नदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी इसमें मानी जाती है। कहा जाता है कि ये एक बाउंड्री लाइन बनी थी। बाउंड्री लाइन किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, और ब्रिटिशर्स के बीच में बनी थी ये बाउंड्री लाइन। एक मिनट, तो ये थी ब्रिटिशर्स के बीच की एक बाउंड्री लाइन थी कि सतलज नदी को क्रॉस नहीं कर सकती राणा रणजीत सिंह, ये एक ट्रीटी हुई थी, उसको भी हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट वॉर में के टाइम का ये पीरियड है। तो अभी हम देखेंगे जो राणा रणजीत सिंह के बारे में एक ब्रीफ देखते हैं, क्या हुआ राणा रणजीत सिंह के साथ, कैसे रूलर थे, क्या क्या इनके इशूज़ थे। और पहले चीज़ मैंने बताया कि कोई भी किंग है तो वो अपनी सॉवर्निटी देखता है, तो वही राणा रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। राणा रणजीत सिंह, इनका जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ, और इनके बारे में बात करें तो ये सुकेर चकिया मिसल में आते थे। टोटल 12 मिसल थे, उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट मिसल था सुकेर चकिया। इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और इनको अपॉइंट किया, ये अपॉइंटेड हुए थे एज ए गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान के गवर्नर थे।
और अफगानिस्तान के गवर्नर थे। जमान सिंह जो थे, इन्होंने इनको बनाया था 1799 में, और 1805 में इन्होंने अनेक्स किया था जम्मू को, और अमृतसर को भी 1805 में अनेक्स किया। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट 1805। अक्सर पूछता है कि कब अनेक्स किया था इन्होंने जम्मू को, तो 1805 में, और अमृतसर को भी किया था भांगी मिसल से, जो भांगी मिसल से इन्होंने किया था। और इनके अच्छे रूल थे डोगराज के साथ और नेपालीज के साथ। तो डोगराज भी आगे जो रूल होगा उसमें देखेंगे कि एक डोगरा है, वो भी इनका साथ देते हैं। और मिस्र के बारे में देखें तो मिस्र का मतलब क्या होता है? मिस्र का मतलब होता है, एक अरेबिक वर्ड है ये, इसका मतलब इक्वल, अलाइक, अनदर मीनिंग है इसका स्टेट। ठीक है, और अगली चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी, वहीं फ्रैंको रशियन इन्वेजन जो मैंने बताया, तो वो चाहते थे किसी तरह के मतलब डिफेंसिव या ऑफेंसिव ऐसे कोई भी एक डील हो जाए रणजीत सिंह के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह हम इसको एक कंट्रोल बना रहे, क्योंकि एक राणा रणजीत सिंह काफ़ी एक प्रोमिनेंट रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, तो आप डायरेक्ट वॉर इनके साथ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेटकाल्फ को भेजा गया। चार्ल्स मेटकाल्फ पहुंचता है यहाँ पे, और बहुत सारी कंडीशंस रखते हैं राणा रणजीत सिंह के साथ भी। राणा रणजीत सिंह कहना चाहते थे कि मालवा का जो रीजन है वो भी मुझे चाहिए, उस पर मेरी सवर्निटी चाहिए, और इनका जो प्रॉब्लम चलता है, जो भी इनके रिलेशन से अफगान के साथ, उसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगी। लेकिन इन सब शर्तों को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती है, और ये एक डील पे पीसफुली नहीं हो पाता। लेकिन फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है, कब? 1809। तो अंग्रेज जो थे काफ़ी चालाक थे, इन्हें मालूम था कि नेपोलियन क्या है, नेपोलियन अभी इधर अटैक करने वाला है। तो नेपोलियन के डर से ये लोग, नेपोलियन के डर से इन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि एक छोटी सी ट्रीटी कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जो सतलज का जो लाइन है, बाउंड्री, उस बाउंड्री लाइन रहेगी। ठीक है, उस लाइन को आप क्रॉस नहीं करोगे। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स और इनके बीच में ये होती है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल वो होता है। 1809 से लेकर आप देख लो 39 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक पीसफुल रीजन रहता है सिख का। लेकिन जैसे जब ये मरते हैं राणा रणजीत सिंह 1839 में पैरालिटिक स्ट्रोक के कारण, तो उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। और भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कि कौन कौन से रीजन्स इन्होंने एक्वायर किए थे राणा रणजीत सिंह। तो पहला इन्होंने 1805 में हमने देख लिया। फिर 1808 में इन्होंने कैप्चर किया था फरीदकोट, अम्बाला और मालेर। तो एक बार देख लेते हैं फरीदकोट कहाँ है इधर। ये फरीदकोट तो इसमें नहीं दिख रहा, मालेर, मालेर मालेर भी नहीं है इसमें। और कौन सा है? अम्बाला, अम्बाला दिखता है। तो अम्बाला इन्होंने कैप्चर कब किया? 1808 में। अमृतसर कर लिया था इन्होंने कब? 1805 में। तो 1805 में अमृतसर कर लिया इन्होंने। और एक और रीजन है, ये जम्मू को भी कर लिया। जम्मू का रीजन थोड़ा ऊपर होगा, तो इधर जम्मू हो गया, इधर हो गया जम्मू। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कश्मीर, वहीं 1808 के बाद 1818 में आते हैं। तो मुल्तान का जो रीजन है, तो मुल्तान को भी कवर, इसमें मुल्तान नहीं है, मुल्तान इस वाले पिक्चर में, दिस वन, ये मुल्तान को भी कैप्चर करते हैं। तो ये 1818 में मुल्तान को कैप्चर कर लेते हैं। और फिर कश्मीर को 1890 में, और पेशावर, पेशावर इधर है, नहीं इधर पेशावर ही दिख रहा है, इसमें पेशावर होगा, रावलपिंडी, पेशावर नहीं, पेशावर इसी रीजन में है जो अभी पाकिस्तान में, तो उसको भी इन्हें कैप्चर कर लिया था। तो बेसिकली ये जम्मू का जो कश्मीर को कब इन्होंने एनेक्स किया, ये याद रखना ज़रूरी है। और अमृतसर को किस मिस्र से किया था? तो भांगी मिस्र से। और सतलज एक बाउंड्री लाइन बन जाती है, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर याद रहेगा। उसके बाद से ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल देखते हैं, ट्रीटी देखते हैं। तो ट्रीपार्टाइट ट्रीटी होती है 1838 में। शाह सूजा जो एक बंदा है, शाह सूजा का मैंने रोल बताया था अफगानिस्तान वाले में, कि हुआ क्या होता है कि दोस्त मोहम्मद को, तो शाह सूजा, राणा रणजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में एक ये ट्रीटी होती है। तो यहीं पे एक कहानी भी आती है कि शाह सूजा जब आता है इनसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए रणजीत सिंह से, तो उन्हें वो देता है क्या, एक वो जो कोहिनूर हीरा है, तो कोहिनूर हीरा इनको गिफ्ट करता है। और ये शायद गोलकोंडा वाले फोर्ट में वहाँ ये बना होता है, सबसे बड़ा कोहिनूर का हीरा होता है। तो राणा रणजीत सिंह के बाद ही होता है, और धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते होते जब ब्रिटिशर्स आते हैं
तो इस कोहिनूर हीरा को वो ले लेते हैं। तो ये शाह शुजा के पास ही रहता है ये कोहिनूर। तो कोहिनूर इनको ऑफर करता है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द दोस्त मोहम्मद, और फिर ये लॉर्ड ऑकलैंड। अब इसमें तो ट्रिपार्टाइट ट्रीटी में 1838 में, जून 1838 में हुई होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि राणा रणजीत सिंह होते हैं अड़ियल आदमी, ये रिफ्यूज़ कर देते हैं ब्रिटिश आर्मी को कि आप कैप्चर करने के लिए दोस्त मोहम्मद को। दोस्त मोहम्मद क्या था, ये अफगान का अमीर था, क्योंकि ऐसे ट्रीटी भी इनकी हुई रहती है कि मेरी जो भी रिलेशंस है उसमें आप ये नहीं करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो ये जो दोस्त मोहम्मद को कैप्चर करने जाती है जब ब्रिटिश आर्मी, तो ये उनसे मना कर देते हैं कि आप उन्हें कैप्चर करने मेरे रास्ते तो नहीं होके जा सकते। और फिर अंग्रेज उतना रिटेलिएट नहीं करते हैं लाइटर, लेकिन जब रणजीत सिंह 1839 में ये मर जाते हैं पैरालिटिक स्ट्रोक के कारण। अब इसके बाद शुरू होती है नारकी। क्या होती है कि जो दरबार में जो इनका कोर्ट है वो काफ़ी ये है, मतलब काफ़ी मर्डर्स भी होते हैं उसमें। तो रणजीत सिंह के बाद उनका बेटा शेर सिंह बनता है, नहीं खड़क सिंह बनता है, पहले एल्डेस्ट सन होता है। वो वर्दी नहीं रहता है, ओपीएम एडिक्ट रहता है। 1840 में वो भी मर जाता है। और उसका बेटा जो नौनिहाल सिंह है, जब उसका फ्यूनरल से बाहर आता है तो आते ही उसको मार दिया जाता है। 1840 में वो भी मर जाता है। उसके बाद जाते हैं शेर सिंह। शेर सिंह रहते हैं, लेकिन शेर सिंह इनका भी मर्डर हो जाता है 1843 में। तो शेर सिंह का हमने देखा, ये है शेर सिंह, देखने में भी शेर दिख रहे हैं, तो ये शेर सिंह होते हैं और इनकी भी मौत हो जाती है। शेर सिंह के बाद उसके बाद देखिए तो उनका माइनर सन, इनका नाम था दिलीप सिंह, इनको बैठाया जाता है। तो चूंकि ये माइनर होते हैं दलीप सिंह, तो दलीप सिंह को उनके साथ में कोई चाहिए, तो ये रानी जिंदन सिंह और वजीर इनके बनते हैं हीरा सिंह। ये डोगरा होते हैं, हीरा सिंह डोगरा। तो डोगराज के साथ अच्छा रिलेशन था उनका राणा रणजीत सिंह का। तो रीजेंट बनती है रानी जिंदन और वजीर बनते हैं हीरा सिंह। फिर उसके बाद से आते हैं जवाहर सिंह, ये इनकी मौत 1845 में हो जाती है। और लास्ट में आते हैं लाल सिंह। तो ये एक ब्रीफ हुआ कि कौन कौन से शासन हुआ राणा रणजीत सिंह के बाद। रणजीत सिंह 1839 में मरते हैं। उसके बाद शेर सिंह आता है, शेर सिंह के बाद दलीप सिंह, दलीप सिंह के बाद जवाहर सिंह, उसके बाद से लाल सिंह। बाकी शेर सिंह के पीछे जो खड़क सिंह, ये स्टोरी आप एक बार देख सकते हो कि क्या हुआ था। तो खड़क सिंह थे, वर्दी नहीं थे, तो उन्हें हटा के धीरे धीरे ये एक सीक्वेंस चला। और रीजेंट जो रानी जिंदन और वजीर थे हीरा सिंह डोगरा। लाल सिंह जो थे ये लवर ऑफ रानी जिंदन के प्रेमी थे ये। तो ये सब चीज़ें चली। ये है सेकंड एंग्लो वॉर के टाइम का। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट का रीजन दिखेगा, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, इसी का ये एक पार्ट है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग गुजरात है, गुर्जनवाला, ये सतलज नदी हो गई। तो यहाँ पे आप देखो अभी ये सतलज नदी, तो इसके इस साइड वाला, एक मिनट, दिस रीजन, ये रीजन जो था ये रणजीत सिंह के पास था। और इधर का जो पार्ट है उसको ये ब्रिटिश इंडिया अपने कवर में थी, एक बाउंड्री लाइन बना दी गई थी। तो यहाँ से एक क्लियर व्यू मिल जाएगा आपको। ये सतलज नदी हुई और इसे बाउंड्री लाइन बना के रखा था ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स क्लेम किस साइड वाला करते थे? ब्रिटिशर्स का क्लेम था, एक मिनट, ब्रिटिशर्स क्लेम करते थे अपना ये वाला जो पार्ट है, इधर के पार्ट को ब्रिटिशर्स क्लेम करते थे। और इधर राणा रणजीत सिंह का क्षेत्र था। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो अब हम देखते हैं ये रणजीत सिंह के बारे में हमने ब्रीफ देख लिया। अब वॉर शुरू क्यों हुआ? तो आपने देखा जो ट्रीटी ऑफ ये था कि सतलज नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिमार्केशन लाइन थी कि आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। और यही गलती हो जाती है किससे? आने वाले जो भी रूलर्स हैं उनके साथ, ये लोग क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन क्रॉस करने का कारण ये भी नहीं था, अंग्रेज जो थे इतने बेवकूफ़ नहीं थे। और यहाँ तक कि जो लोग भी थे ऐसे ही क्रॉस नहीं करेंगे उस नदी को। कारण क्या था वो भी देखते हैं। तो एंग्लो सिख वॉर जो होता है 1845 से 46 में होता है। यहाँ पे आप ये देखो 1845 में कौन? जवाहर सिंह मर गए। अब कौन है? लाल सिंह बैठे हुए हैं जो रानी जिंदन के लवर है। तो प्रॉब्लम क्या होती है? आर्मी, सिख आर्मी को क्या होता है? शक होता है। शक क्या होता है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाती है। पहला काम वो करती है कि ग्वालियर को कैप्चर कर लेती है 1841 में, और सिंध को भी कैप्चर कर लेती है। धीरे धीरे जो उनका गैरिसन है
वो बढ़ने लगता है, जो अमृतसर का रीजन में, पंजाब के रीजन्स में देखने को मिलता है कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है उनके क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें देख के सिख आर्मी को एक सस्पेशन होता है कि ये लोग मे भी अटैक करने वाले हैं पंजाब को नेक्स्ट करने के लिए, क्योंकि रणजीत सिंह के बढ़ने के बाद काफ़ी एनार्की आगे रहती है और बैलेंस नहीं रहता है उनका सिस्टम, जो भी है काफ़ी मर्डर्स होते हैं। तो इसका ये फ़ायदा उठाना चाहते थे अंग्रेज, समझ गए थे कि अब सिख जो हैं उतने इंटीग्रिटी के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए और होता ये है कि सिख आर्मी क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं सतलज नदी को, ठीक है, दिसंबर 11, 1845 को ये क्रॉस करते हैं। उसके बाद से अब तो इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास एक रीज़न भी मिल जाता है कि भाई आपने ट्रीटी का उल्लंघन किया है, तो हम तो भैया आप पे अटैक करेंगे। सिख आर्मी को लीड करते हैं लाल सिंह, लेकिन ये हार जाते हैं, पूरी तरह से लाल सिंह हार जाते हैं और अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। तो ये 1845 में पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ। इसमें क्या हुआ, 5 रीजन्स थे, 5 वॉर्स लड़े जाते हैं और 5 ब्रिटिशर्स के हाथ में चले जाते हैं। पहला अगर आप देखो तो ये है एक लाहौर ब्रिटिशर्स जीत लेते हैं 20 फरवरी 1846 को। और फिर मुडका इन्होंने दिसंबर में कैप्चर कर लेते हैं। फिर फिरोज शाह दिसंबर 21 दिसंबर को, दिसंबर वाले में मतलब फरवरी, फिर दिसंबर। बोडेवाल जनवरी 28 1846। फिर सोबराम तो 1846 में, इसको भी ये लोग कवर कर लेते हैं फरवरी 10 को। सोबराम, बोडेवाल, फिरोज शाह, मुडका, लाहौर। तो लाहौर मेन है, लाहौर ये 20 फरवरी 1846 को इनके कैप्चर्ड में आ जाता है। इसके बाद अंग्रेज साइन करते हैं ट्रीटी, हमेशा से ये लोग करते हैं ट्रीटी में क्या करते हैं, पहला चीज़ रखते हैं 8 मार्च 1846 को साइन होती है ट्रीटी में कहा जाता है कि आपको फाइन देना होगा। फाइन कितना, 1 करोड़ का फाइन ये लोग इम्पोज करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि जो जालंधर द्वाब है, जो हमने दिखाया था जालंधर द्वाब, बीज और सतलज नदी के संगम पे था, ये रहा जालंधर द्वाब। यहाँ पे आप देखो, ये बीज नदी है और यहाँ पे सतलज नदी, इसके बीच में था जालंधर द्वाब। तो इन्होंने बोला कि जालंधर द्वाब जो है वहाँ पे किसका कवर होगा, ये अब अंग्रेज एनेक्स करने वाले हैं, अंग्रेज रखेंगे इसको। जो दलीप सिंह थे उन्हें नया राजा बनाया गया, वहीं जो माइनर सन थे, और अभी भी रीजेंट जो थी रानी जिंदन ही थी, इनको रखा गया। दलीप सिंह को ही बनाया गया। वजीर जो होते हैं, वजीर बना दिया जाता है लाल सिंह को। लाल सिंह जो ये आर्मी लीड करते हैं, इनको ही बनाया जाता है वजीर और नए राजा बनते हैं। इस टाइम कौन लीड कर रहा था, इस टाइम था लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 48 के टाइम में था। ये सारी ट्रीटी उस टाइम में हुई, लाहौर में जब हुई तो लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। और जो एक और चीज़ हुआ कि फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा था, तो ये लोग अनेबल थे पे करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को सोल्ड कर दिया, बेच दिया कि इसको गुलाब सिंह से। तो गुलाब सिंह से 1850 में इन्होंने बेच दिया गुलाब सिंह को, क्योंकि फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा था इसलिए। और फिर इसी को लेके 1840 में ट्रीटी ऑफ वहरवाल होती है। ट्रीटी ऑफ वहरवाल में किसी नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर से नहीं सेटिस्फाइड थे, काफ़ी ज़्यादा फाइन था और कश्मीर के इशू को लेके। और फिर रानी जिंदन को रिमूव कर दिया जाता है इसके बाद से। और फिर कहा जाता है रानी जिंदन और 8 सोल्जर को 8 सरदार ओवर द इंग्लिश रेजिडेंट लॉरेंस, और 8 सरदार को अपॉइंट किया जाता है ताकि रूल करने के लिए, और अंदर लॉरेंस इस समय इंग्लिश रेजिडेंट बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। रानी जिंदन को हटाया जाता है, यानी कि अब 8 सरदार रूल करेंगे पंजाब वाले क्षेत्र पे। और फिर फाइन पे नहीं कर पाते, फिर 1850 में ये लोग गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर को सोल्ड कर देते हैं। तो ट्रीटी ऑफ बहरवाल में ही लिखा रहता है 1846 में होती है कि अगर फाइन नहीं करेंगे तो इसको बेच के पैसे जो है अंग्रेज ले लेते हैं। तो ये था आपका पहला एंग्लो सिख वॉर। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर देखिए प्रॉब्लम क्या है। एक और रीजन मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, मूलराज का है, मुल्तान। ये मुल्तान जो रीजन था, मुल्तान का क्या प्रॉब्लम था, अगर आप मुल्तान को देखो, मुल्तान में एक राजा था, क्या नाम था उसका, मूलराज, ठीक है। ये गवर्नर था, गवर्नर ऑफ मुल्तान, ठीक है।
और इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नए सिख गवर्नर के साथ, ठीक है। इस और चूंकि मुल्तान जो है ये रीजन अभी सिख वाले मतलब वाले रीजन में ही है, ये रिवोल्ट कर देता है, ठीक है। और जब नए सिख गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, ये रिवोल्ट कर देता है और 2 इंग्लिश मैन को और उस राजा को भी मार देता है जो सिख गवर्नर होता है। तो ये गवर्नर होता है, राजा नहीं होता है, सॉरी, ये गवर्नर होता है। तो ये जब होता है, मुलराज जब ये कांड करता है, तो फिर अंग्रेज कहते हैं कि इसको तो अपने कवर में लेना होगा, तो फिर भेजते हैं कि इसको शेर सिंह को, ठीक है। शेर सिंह उठता है, शेर सिंह कहता है ठीक है हम चलेंगे और लड़ेंगे उससे, मुल्तान के किंग मुलराज से। लेकिन ये बंदा जाता है वहाँ पे और उनसे ज्वाइन कर लेता है, उसके हाथ ये कर लेता है, तो बोथ ज्वाइन एंड रिवोल्ट शुरू कर देते हैं ये। प्रॉब्लम क्या थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, अगर आप देखो तो जो सिख थे उनके अंदर एक रिसेंटमेंट था रानी जिंदन को लेके। इन्होंने रानी जिंदन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया था रानी जिंदन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण से ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू होता है। और फाइन भी काफ़ी ज़्यादा था, तो काफ़ी एक रिसेंटमेंट था सिख के अंदर। तो लॉर्ड डलहौजी और ये लड़ाई शुरू होती है, शेर सिंह जब लड़ाई करता है, लेकिन इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। मेनली इसमें 5 लड़ाइयाँ होती हैं और इसमें से लॉर्ड डलहौजी पहले तो अनेक्स करता है पंजाब को, ठीक है, पंजाब को अनेक्स कर लेता है ये। और इसमें देखें पहला होता है बैटल ऑफ रामनगर, ये लीड करते हैं सॉर ह्यूज गो, इसको लीड करते हैं। बैटल ऑफ चिल्हीवाला 1849 में होता है। फिर बैटल ऑफ गुजरात, इसमें रावलपिंडी को लोग सरेंडर कर देते हैं 1849 में। तो 1848-49 इसी एक साल का ही पीरियड है, इसमें सारी चीज़ें वॉर्स होती हैं। बैटल ऑफ सादुलपुर भी होता है और बैटल ऑफ रुंगुर मुजिल फोर्ट, बस नाम याद रखते हैं। ये सारे रामनगर, चिल्हीवाला और गुजरात इंपॉर्टेंट है। तो रामनगर में ह्यूज गो, बैटल ऑफ चिल्हीवाला 1849 में होता है और गुजरात में रावलपिंडी जो है बैटल ऑफ गुजरात से वो लोग ले लेते हैं। शेर सिंह सरेंडर कर देता है 1849 में और नए रूलर बनाए जाते हैं लॉरेंस ब्रदर, ठीक है। रेजिडेंट ही रहते हैं जॉन लॉरेंस एंड हेनरी लॉरेंस, और इनके साथ आता है चार्ल्स मानसेल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से रेजिडेंट था, तो 3 नाम आप याद रखो कि लॉरेंस ब्रदर में जॉन है और हेनरी है, वन इज द चार्ल्स मानसेल, ठीक है, चार्ल्स मानसेल। फिर क्या होता है कि 1853 में ये बोर्ड बना रहता है, बोर्ड होता है 3 इसका। 1853 में ये भी ख़त्म कर दिया जाता है, बोर्ड को नलीफाई कर दिया जाता है और पंजाब को प्लेस कर दिया जाता है अंडर द चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस जो लास्ट में मैंने पिक्चर दिखाई थी, वो बनते हैं पहले चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। तो यहाँ से एंग्लो सिख वॉर ख़त्म होता है, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो पीरियड आप देखो तो कब है, 1848 टू 49। और यहाँ पे भी आप देखो, ये था मैंने दिखाया था पिक्चर जब 1857 है, यानी कि 1857 की क्रांति के 9 साल पहले इनके कब्जे में आ जाता है पंजाब का रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एंग्लो सिख वॉर। और फिर हमने हार्डिंग को देखा, सेकेंड वाले में कौन कौन से, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिल्हीवाला, बैटल ऑफ गुजरात, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये एंग्लो सिख वॉर है, इसका एक ब्रीफ वर्जन ये हम देख लेते हैं। तो एक मिनट, हाँ, एंग्लो सिख वॉर 1845-49। पहला सिख वॉर कब हुआ, फर्स्ट सिख वॉर 1845 से 46। दलीप सिंह, लॉर्ड हार्डिंग्स, मेजर ब्रॉडफुट, इसमें ये पार्ट पीपल्स इन्वॉल्व है। दलीप सिंह को मैंने दिखाया, लॉर्ड हार्डिंग को भी दिखाया मैंने। बैटल ऑफ बोडोवाल इसमें होता है, बैटल ऑफ मुड़की होती है, बैटल ऑफ सोबरान मैंने दिखाया, उसमें बैटल ऑफ सोबरान को उसने कैप्चर किया था। ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है इसमें, और ट्रीटी ऑफ भैरवाल भी होता है। तो मुझे हमें दोनों याद रखना है, ट्रीटी ऑफ लाहौर से ही रिलेटेड है वो, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे तो चाहते थे कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर को बेच देना। तो बाद में भैरवाल की ट्रीटी होती है और फिर 1850 में वो गुलाब सिंह से बेचते हैं जम्मू कश्मीर को। ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप इसमें देख सकते हो। फिर इंग्लिश का एज था ओवर 6। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर देखें, इसमें 1848 से 49। इसमें दोस्त मोहम्मद एक रीज़न होता है सेकेंड सिख वॉर में, ठीक है। डलहौजी और मुलराज का भी एक पॉइंट है इसमें।
जो मैंने बताया आपको कैसे मुलराज गवर्नर होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं, फिर शेर सिंह जाता है, फिर उसी से मिल जाता है। फिर बैटल ऑफ गुजरात होता है, बैटल ऑफ रामनगर, चिलीनवाला और शाहपुर। सीज ऑफ मुल्तान होता है, शेर सिंह 1849 में सरेंडर करता है। फिर ये यहाँ पे एक पॉइंट है ये कि दलीप सिंह पेंशन एंड सेंट टू द इंग्लैंड। दलीप सिंह को पेंशन दे दिया जाता है और चले जाते हैं वो इंग्लैंड, वहाँ पे अपना एजुकेशन लेते हैं। और कोहिनूर चूँकि इन्हीं के पास था सिख से, क्योंकि सासूजा ने दिया था, तो वो कोहिनूर को वापस ले लेते हैं और इसे इस्टेब्लिश कर देते हैं ये ब्रिटिश रॉयल क्राउन के पास। इस समय डलहौजी ने अनेक्स किया था पंजाब को, तो डलहौजी और यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग्स, ये सब याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट होता है। तो देख लिए हम लोग कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व थे इसमें, कैसे रीजन को ऑक्यूपाई किया। पीरियड याद रहेगा इसे 1840 और 57 के बीच में था, हमने क्लियर कर लिया कब कब का। एक तो 47 लास्ट वाला जो था 48 49, ठीक है, और एक है 45 46 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो यहाँ से एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट होता है। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा जो भी इसके PDF है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और इसके बाद मैं एंग्लो मैसूर वॉर को भी एक्सप्लेन करूंगा इसी तरह से। और यहाँ से आप रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, आप पहले इसके कैरेक्टर्स को याद रखो, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ से आपको डेट लाइन याद रहेगा कि कैसे ब्रिटिशर्स धीरे, क्योंकि जब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 1797 मैसूर यहाँ कैप्चर्ड है, यानी कि लड़ाई हो चुकी है मैसूर वाली, एंग्लो मैसूर वॉर। तो जब हम मैसूर वॉर पढ़ेंगे तो ये एंग्लो सिख वॉर के पहले की वॉर होगी। तो वहाँ से एक रफ पिक्चर मिल जाता है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर है पहले, क्योंकि इन्होंने मैसूर कैप्चर कर चुके हैं और बाद में ये लाहौर को कैप्चर करते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रहेगा। यहाँ से याद रहेगा आपको सतलज नदी से एक पिक्चर याद रहेगा कि कौन कौन से पार्ट हैं, रीजन्स कौन है, कब कब कैप्चर किया। जैसे अमृतसर 1805 में कैप्चर किया भांगी मिसल से, मालवा के लिए ये सॉवरेनिटी चाहते थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। तो ये नोट्स मेरे बस ये 2 पेज के ही हैं और इसमें पूरा कंप्लीटेड है। बाकी ये सब मैंने ऐड किया आपको समझाने के लिए। ये लास्ट में आप इसको ब्रीफ देख सकते हो पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट होता है। थैंक यू।